रजिस्टर का एक पेज निकालें। ये पेज जरा जो मैंने कल डिस्कस किया था इसे फिलहाल अपने पास रजिस्टर में रख लें। मीनवाइल ज़रा रजिस्टर का एक नया पेज निकालिएगा। बाकी जो मेथड्स की डिस्कशन है ये फिर आप साथ साथ दोबारा कर लेंगे। तो इस वक्त फिर थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ये अभी भी प्रॉब्लम लोग कह रहे हैं, फिर इनको रिस्पॉन्ड भी करें ना। चलिए जी, हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। चलें बेटा, अब आवाज़ें ख़त्म करें प्लीज़ ज़रा। एक हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लीज़ इररिलेवेंट आवाज़ें प्लीज़ ख़त्म करें, प्लीज़ डियर फ्रेंड्स। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, कोशिश हम यही करेंगे कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ वहीं से आगे चलें। तो ये अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन का पता जी क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? ये डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री आपने सुनी होगी। फुल कंसंट्रेट प्लीज करें। डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री? ये मेरे से ही सुना था। डेप्रिसिएशन बेटा अगर आप डेबिट कह रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेंस जो बढ़ रहा है, मींस इस डेप्रिसिएशन ने डेबिट होकर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। सेकेंड इफेक्ट हम बोल रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, विच मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने इंक्रीज होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट को कम करना है। एसेट की डेप्रिसिएशन का मतलब है कि वक्त के साथ साथ एसेट यूज़ होने से एसेट की जो कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट होकर प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है, और डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट कम हो जाएगा। बात मेरी ठीक है प्लीज़? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मीन्स हम एक एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट मीन्स कि एसेट इस अमाउंट से कम हो जाना है। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी? सर क्या बोला सर मैंने प्लीज़? क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से एसेट की कैरिंग अमाउंट मीन्स डब्ल्यूडीवी कम हो जाएगी? जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी उतने ही एसेट की डब्ल्यूडीवी कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला जो हेड है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की कॉस्ट में से लेस होकर फिर डब्ल्यूडीवी बना रहा होता है। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन मेरी अगली बात और ध्यान से सुने, ठीक है? बस अब पेजेस हो रहा है कि बाद में देते हैं, बस छोड़ दें। लेकिन बेटा यही एंट्री हो सकता है आपने कुछ इस एंगल से भी सुनी हो, अगर ना भी सुनी हो तो ज़रा मेरे से सुने, फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ। डेप्रिसिएशन डेबिट करके हम स्ट्रेट अवे एसेट क्रेडिट भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन बढ़ने से एसेट भी कम हो रहा है। तो असल में डेप्रिसिएशन की एंट्री के दो डिफरेंट वेज हैं। या तो डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट अवे एसेट के लेजर में क्रेडिट कर दें, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, या ये भी हो सकता है कि आप एसेट का लेजर अलहदा बनाएं और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बनाएं, विच मीन्स आप डेप्रिसिएशन डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी कर सकते हैं। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ही होती है। लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो डिफरेंट वेज हैं। आप चाहें तो डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं, और चाहें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग लेजर भी बना सकते हैं। अगर हमें ना पता चले क्वेश्चन देख के तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर ही बनाते हैं। मीन्स उसे अगर मैं कभी आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ठीक बताई है, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे कह दे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं बनाना, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट भी हो सकता है। ये जो मैं ऑल्टरनेटिवली एंट्री बोल रहा हूँ, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं प्लीज़ हो रही? तो आए ज़रा, जो मैंने हेडिंग लिखवाई है आपको, इसके ज़रा इस हेडिंग के बाद एक सेंटर में एक लाइन लगाएं, और लाइन लगा के ज़रा लेफ्ट साइड पे लिखें। ये बात थोड़ी सी कम कर लेना, थोड़ी सी कम कर देना, बस अपने लिए रख लें, मेरे लिए तो।
ये ऑनलाइन वगैरह को फिर रिस्पॉन्ड करते रहे ना जिन लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही. If separate ledger of accumulated depreciation और राइट साइड पे फिर एक हेडिंग सॉर्ट ऑफ बना लें. इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ accumulated depreciation जी मुजम्मिल सर कहते रहिएगा रिस्पॉन्ड हम बताते हैं. No separate ledger of accumulated depreciation and no separate ledger of accumulated depreciation. जरा लेफ्ट साइड पे है जरा. अगर सेपरेट लेजर ऑफ accumulated depreciation है तो फिर डबल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट एंड accumulated depreciation क्रेडिट. जो भी अमाउंट आएगी बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन उसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation क्रेडिट. और अगर नो सेपरेट लेजर है ऑफ accumulated depreciation है तो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट. मशीनरी है तो मशीनरी क्रेडिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्रेडिट, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, सो ऑन. जो भी रेलिवेंट एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा. जी मैंने कुछ आपके सामने डिस्कशन रखी है, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई मैंने नई बात कर दी है, आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, तो आई एम इंटरेस्टेड कि पहले वो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको मैं ज़रा एड्रेस कर दूँ इससे पहले कि मैं और कोई बात करूँ. एनी कन्फ्यूजन प्लीज़. ये वैसे राइट साइड पर जो एंट्री है सुनी हुई है आपने? अच्छा इन एंट्रीज में चलो फिर मैं आ गया. डिफरेंस क्या है? दोनों एंट्रीज इकट्ठी देखें जरा. सिमिलरिटी क्या है? डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो डेप्रिसिएशन ने तो डेबिट होके एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है. सेकंड इफेक्ट लिखने के दो तरीके हैं. राइट साइड पे जो आपने लिखा है वन वेज कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं है तो एसेट का लेजर जरा ज़हन में लाएं. अगर हम डेप्रिसिएशन डेबिट करके एसेट क्रेडिट कर रहे हैं तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसका सेकंड इफेक्ट एसेट के लेजर में क्रेडिट साइड पर चला जाएगा. सही कह रहा हूँ? एक पोस्टिंग करना चाह रहा हूँ. डेफिनेटली डेप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट साइड पे अमाउंट आएगी, लेकिन अगर एसेट का लेजर सोचा जाए राइट साइड पे तो एसेट के लेजर में डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे नज़र आएगी, विच मीन्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट एसेट के लेजर में ही क्रेडिट होने से डायरेक्टली एसेट का लेजर इफेक्ट हो जाएगा. और अगर लेफ्ट साइड वाली आपके लेफ्ट साइड वाली अगर एंट्री की जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर क्रेडिट किया जा रहा है तब एसेट अकाउंट अलग होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग होगा और एसेट अकाउंट के अंदर इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा. ये फिर सेपरेट लेजर में फिगर जा रही होगी. मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़रा चलें एक इनिशियली छोटी सी वर्किंग से कर लेते हैं ज़रा. बस यहाँ तक ये हेडिंग बस यही है. नीचे एक लाइन लगा दें, छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं. आप इस एग्जाम्पल की हेडिंग में एक एसेट का या मशीनरी का चलें एक लेजर बनाए. मशीनरी अकाउंट बस एक लाइन लगा लें ऊपर ऊपर जो मैंने लिखा था. नीचे हेडिंग लिखना है एग्जाम्पल और एक मशीनरी के नाम से लेजर खोलना जरा. बस लेजर बना के कंडी रुक जाइएगा. पहले मैं ज़रा थोड़ी सी फिगर्स के साथ आपके साथ से फिगर्स के साथ ज़रा चीज़ें डिस्कस करूँ फिर लिख ले जाए. जी करूँ स्टार्ट? जी लास्ट लाइन्स. जी बेटा अगर कोई मशीनरी परचेज की है स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं. मशीनरी खरीदी है, एंट्री बताएं. एंट्रीज में ना शर्माएं प्लीज, एंट्रीज बताएं. लेट्स अज्यूम 1 जुलाई 2024 है, मशीनरी डेबिट है. लेट्स अज्यूम कैश में आपने पेमेंट की है 8 लाख रुपीज़ की सपोज मशीनरी है. अभी लिखना रहने दें जस्ट अ मिनट. अब डेफिनेटली मशीनरी का मैं लेजर बना रहा हूँ. सेकंड इफेक्ट कैश का मैंने लिखा है, यकीनन इसका अपना लेजर होगा.
कैश के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे होगी, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। हमारा ज़रा इस वक्त फोकस मशीनरी के लेजर में है। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, देन बेटा इस मशीनरी की फिर आप लाइफ एस्टीमेट करेंगे, फिर रेजिडल वैल्यू एस्टीमेट करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे, उस मेथड से कोई डेप्रिसिएशन की अमाउंट ईयर एंड पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब मैं अभी उस मेथड्स की बहस में नहीं जा रहा, वो इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मेथड्स की एप्लीकेशन भी सामने आएगी। लेट्स अज्यूम साल गुजर गया, 31 दिसंबर 2024, सॉरी 1 जुलाई, सॉरी मैंने लिखा है 30 जून 2025 ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड पे सपोज डेप्रिसिएशन इसकी 80,000 बनी। एंट्री क्या करेंगे? अब जब एंट्री की बारी आएगी फिर हमें डिसाइड करना होगा कि क्या सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या नहीं है। तो लेट्स अज्यूम सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं अगर हम बना रहे तो फिर 30 जून, ठीक है प्लीज़, 30 जून 2025 पे क्या एंट्री करूंगा मैं? डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अगर हमें पता चला क्वेश्चन में कि एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सॉरी अलग नहीं बनाना, तो डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। अमाउंट सपोज 80,000 है। सही पोस्टिंग मेरी? अब यकीनन डेप्रिसिएशन मैंने रेफरेंस लिखा है, इसका ये अपना ज़रूर लेजर होगा। डेप्रिसिएशन के लेजर में फिगर 80,000 डेबिट साइड पे जाएगी। मीन्स टू से एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। लेट्स अज्यूम अगर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, साल गुजर गया है, तो मेरा ज़रा ये लेजर बैलेंस करवा दें। 8 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उतना ही क्रेडिट साइड पे भी होना चाहिए। ऐसे ही होता है। कितना बैलेंस आ रहा है? कैलकुलेटर प्लीज़ यूज़ करेंगे ज़रूरत है तो। और इस 7,20,000 के साथ क्या लिखूँ? CD बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? मैंने तो क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो आई होप कि हम अकाउंटेंट्स ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इट इज़ क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 7,20,000। ठीक है जी, प्लीज़ यहाँ तक बना लें ज़रा। कोशिश हम यही करेंगे कि बेसिक से आगे जाएं। मकसद इसका ये है कि ज़रा थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। कोई अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो ज़रूर साथ साथ मुझे बताना, ताकि वो मसला पहले हल हो फिर हम आगे चलें। ये वाला भी ज़रा पंखा थोड़ा सा चला लें, ये थोड़ी ज़रा स्पीड ज़रा स्लो ही रखें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसी तरह और चला दीजिए। स्लो स्लो रखना होगा बहुत, आवाज़ वरना आवाज़ नहीं फिर सही जाएगी। तेज़ हो गया मतलब। जी एसेट कम हो रहा है, और एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही एसेट कम हो जाएगा, इसलिए फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट होती है। वो फिर मैं अभी एंट्री भी करता हूँ। ठीक है बेटा, प्लीज़ ये ऑनलाइन क्वेश्चन मेरे सामने आया था जी। एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़? बन गया था। अब बेटा इस एसेट की कॉस्ट क्या थी? 8 लाख। एक साल गुजरा है, 80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी। सही कह रहा हूँ? फर्स्ट ईयर है, जितनी डेप्रिसिएशन है वही एक्यूमुलेटेड भी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 7,20,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, दिस क्लोजिंग बैलेंस इज रिफ्लेक्टिंग WDV ऑफ दिस एसेट। अब एक साल मुझे और ज़रा कंप्लीट करवाएं। इसी लेजर को ज़रा अगर नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करूँ, नहीं ये समझ आ जाएगा इस तरह? जी एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या करूँ नेक्स्ट ईयर? सबसे पहले कैरी डाउन बैलेंस नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन बनेगा किस तरफ लिखूं? लिखें आप भी, ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस आ गया। ब्रॉट डाउन बैलेंसेस अपनी नेचर के मुताबिक लेजर्स में आते हैं,
डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और अगर कैरिड डाउन बैलेंसेस हों तो अपनी नेचर के ऑपोजिट लिखे जाते हैं। एनी कन्फ्यूजन? लेट्स अज्यूम एक और साल गुजर गया, 30 जून 2026 आ जाएगा। इस साल डेप्रिसिएशन लेट्स अज्यूम चले 80,000 ही है, ठीक है प्लीज। फिर क्या एंट्री करूंगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। अच्छा, ये वन टाइम एक डिसीजन होता है कि क्या आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बनाना है या नहीं बनाना, और अगर फॉर एग्जांपल नहीं बनाना तो फिर हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट होती जाएगी। और अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग होगा तो फिर हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेप्रिसिएशन जाती जाएगी। मीन्स उसे ये नहीं कि किसी साल एसेट में क्रेडिट कर लें और किसी साल फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना लें। इट्स अ वन टाइम डिसीजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमें एसेट अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन लेके जानी है तो हर साल डबल एंट्री रिपीट होती जाएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट इस केस में क्रेडिट। क्लियर है प्लीज? चलिए सेकेंड ईयर भी क्लोज कर दो। एनी कंफ्यूजन इन द पोस्टिंग, बैलेंसिंग? फर्स्ट सेकेंड ईयर की अगर ब्रॉड डाउन लिखेंगे जी, डेट क्या लिखेंगे? 1 जुलाई 2025, ठीक है, ठीक। लास्ट ईयर के एंड पे 30 जून 2025 पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन हो गया। ये CD बन जाएगा 720 माइनस 80 640। एनी इशू प्लीज? हो गया नोट? चलिए अब दोनों साल इकट्ठे देख के बताएं कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट तो 8 लाख ही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब 2 सालों की 1,60,000 हो जाएगी। 80 + 80, कैलकुलेटर पकड़े। 8 लाख माइनस 1,60,000 करेंगे। सिंपल बातें कर रहा हूं लेकिन प्लीज इन्वॉल्व रहें। 8 लाख माइनस 160,000 क्या आंसर आ रहा है? तो क्या वंस अगेन ये क्लोजिंग बैलेंस 2 साल के एंड पे एसेट की WDV को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये बात बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी फाइनल कंक्लूजन सुना जरा। अगर हम डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट एसेट के लेजर में क्रेडिट करते जाएंगे, अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री का सेकंड इफेक्ट एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करते जाएंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होगा वो फिर एसेट की WDV के इक्वल कैलकुलेट हो रहा होगा। ये बात क्लियर है प्लीज? ये छोटा सा सेंटेंस भी प्लीज लिख लेना। ये जो नीचे दूसरा क्लोजिंग आया इसके साथ लिख लेते हैं, वैसे या दोनों को हाईलाइट करके इकट्ठा लिख लेना। एक सेंटेंस लिखना, this closing balance, these closing balances are reflecting these closing balances are reflecting WDVs at the end of each respective year. अगर डेप्रिसिएशन को आप एसेट के लेजर में ही क्रेडिट करते जाएंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट होंगे वो फिर एसेट की WDV को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। मेरे सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन? इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपसे कभी कहूं कि यार एसेट अकाउंट WDV पे बनाना है तो आप मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री पर क्या बताएंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। एसेट अकाउंट WDV पे बनाना है तो विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि डेप्रिसिएशन को एसेट के लेजर में ही क्रेडिट करना है। ठीक है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? मैंने एक और एग्जांपल बनाया बस, ठीक है। ये 2 साल मैंने एंड सिमिलरली से सो ऑन 640,000 नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बन जाएगा, फिर एसेट अगर यूज होगा डेप्रिशिएट होगा एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रॉड डाउन और होते जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस एसेट की WDV को रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। मेरे किसी भी वर्ड में प्लीज कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी लास्ट लाइंस प्लीज एज वेल। शुरू करें आगे।
चले बस हेडिंग लिखें, नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जाम्पल की बस हेडिंग लिख लें। जो मैं करना चाह रहा हूँ पहले 1 मिनट ज़रा देख लें, ताकि आपको अकॉर्डिंगली जब आप लिखें तो साफ सुथरा ज़रा हो जाए। स्पेस अगर थोड़ी सी रह गई है तो ज़रा प्रॉपरली यूटिलाइज कर लीजिएगा। 2 सालों का फिर मैंने लेजर बनाना तो नहीं, अभी देख लीजिएगा आप लोग पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले देख लें। कि लेट्स अज्यूम अब मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बनाना है। फिगर्स में सेम अज्यूम करूंगा जो ऊपर लिखी थी, ताकि ज़रा एग्जैक्टली बस जो डिफरेंस है वो सामने आ जाए। आप बल्कि ज़रा लिखवाएं, ज़रा पहला लेजर देखें जो अभी आपने बनाया था। परचेज डेट बताएं क्या थी? 1 जुलाई 2024। 8 लाख की एंट्री बोलें। मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, बेटा कैश तो ऑपोजिट रेफरेंस है यार। मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो मैं फिगर सेम यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम डेप्रीसिएशन को सेपरेट लेजर में लेके जाएंगे। जी 80,000 डेप्रीसिएशन है, 30 जून 2025 डेट होगी। बताएं आप क्या करूं? 30 जून 2025 है। डेप्रीसिएशन का यकीनन अपना ज़रूर लेजर होगा, लेकिन हम इस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पर ज़रा फोकस कर रहे हैं। तो 80,000 सही जगह लिख रहा हूँ प्लीज़, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो अगर इस तरह से पोस्टिंग की होगी, साल अगर एंड हो गया है तो ईयर एंड पे जब लेजर आप बैलेंस कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में उसकी कॉस्ट ही क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे नज़र आ रही होगी, ऐसे ही है। लेकिन क्या इसका ये मतलब कि हमारा एसेट 1 साल डेप्रिशिएट नहीं हुआ? हुआ तो है, लेकिन वो जो डेप्रिशिएट हुआ वो इस लेजर में नज़र नहीं आ रहा। वो फिर हमें इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में देखना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अगर बैलेंस करें तो क्रेडिट साइड पे 80,000 है, इसलिए पहले मैंने वहाँ लिखा है। तो ऑपोजिट साइड पे भी उतना ही होना चाहिए, और 80,000 फिलहाल क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़? आप दोनों लेजर्स इकट्ठे देखेंगे फिर पता चलेगा कि 8 लाख का एसेट था और 80,000 रुपीज़ डेप्रिशिएट हो गया है, विच मीन्स अब आपको WDV बनी नज़र नहीं आएगी, WDV आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या ये 8 लाख अब कॉस्ट है? क्या ये 8 लाख अब कॉस्ट है सर? ये तो कॉस्ट का क्लोजिंग है ना यार। हाँ, ये 80,000 ये कह रहा है कि ये कॉस्ट 80,000 से कम हो चुकी है। WDV अब आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एसेट के लेजर के अंदर ही डेप्रिसिएशन चली जाए तो फिर WDV CD बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, प्लीज़ एनी कन्फ्यूजन? आ जाए यहाँ तक बना लें, फिर सेकेंड ईयर भी करते हैं। या आप लोग भी लेफ्ट राइट साइड पे पेज के इसी तरह आमने सामने बना लें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ दे रहे हैं? क्लियर है चीज़? लगता है डियर फ्रेंड्स की काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई है। मुझे देख के इतने संजीदा होते हैं, अदरवाइज भी संजीदा ही। वैसे तो मुस्कुरा रहे थे, मुझे देखते वैसे लग रहा है ज़िंदगी में कभी नहीं हंसे। जी सेकेंड ईयर स्टार्ट करें, करवाएंगे ज़रा स्टार्ट। मशीनरी का लेजर कहाँ से शुरू करूं, किस अमाउंट से शुरू करूं? क्या 8 लाख का ब्रॉड डाउन होगा? लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में भी कोई ब्रॉड डाउन आएगा?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में ब्रॉड डाउन आएगा सर? कितना किस तरफ? 80,000 क्रेडिट साइड पे। एनी कन्फ्यूजन इन दीज ब्रॉड डाउन्स? बाकी आप इस तरह करें, जो पिछला लेजर था उसको देख के ज़रा कंप्लीट करें सेकेंड ईयर, सेम फिगर्स। क्या करेंगे इस साल? वही 80,000 दोबारा। अब अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो हर साल क्या एंट्री डेप्रिसिएशन की रिपीट होती जाएगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके, सीडीज निकालना है। जी कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा जी टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस? 160, ठीक है जी प्लीज। बेटा प्लीज ऐसे नहीं काइंडली करें यार, इकट्ठे बैठे वरना एक दो साहिबान फिर मेरे पास आ जाए। ये मेरा ख्याल है वैसे सेंटर में जो दो फ्रेंड्स हैं अगर आगे आ जाए तो जगह है, पता तो है जिनको मैं कह रहा हूँ। अब देख इस तरह रहे इधर उधर कैसे, प्लीज़ यार। नहीं आपको नहीं कह रहे, ये इधर बोल रहे, आप भी थे वैसे साथ। आ जाए दो फ्रेंड्स दरमियान वाले मेरे पास आ जाए आप भी बेटा साथ आ जाए, और सेंटर में आप गैप ही रखिएगा। आ जाए इधर जगह है आगे, आ जाए जल्दी आ जाए, और अपनी ये जगह भी परमानेंट ही रखें। जी एनी कन्फ्यूजन सर? 2 साल बाद WDV क्या है जी इसकी? 8 लाख है या 1,60,000 है? हैं WDV 1,60,000 है, खुदा का नाम है। 8 लाख है या 1,60,000 है? सॉल्व करनी पड़ेगी। 8 लाख माइनस 1,60,000, 6,40,000 की WDV है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अब यहाँ से ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ें ज़रा कंक्लूड कर लें जो मैंने सारे आपके सामने डिस्कशन की है। सबसे पहले तो ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इनको गौर से देखें। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा है तो फिर जो एसेट अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये आपको WDV नहीं बता रहे, ये आपको कॉस्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसी तरह जो एक पहले सेंटेंस लिखा था ज़रा उसी तरह मुझे भी लिखवा ज़रा। दीज बैलेंसेज आर रिफ्लेक्टिंग, क्या था सेंटेंस वो, उसी तरह का लिख लेते हैं ज़रा। दीज बैलेंसेज आर रिफ्लेक्टिंग WDVs या कॉस्ट लिखें। दीज बैलेंसेज आर रिफ्लेक्टिंग कॉस्ट ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड पे कॉस्ट ही पता चल रही एट द एंड ऑफ ईच रिस्पेक्टिव ईयर। अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं चार्ज कर रहे तो फिर एसेट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कॉस्ट पे ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर कभी मैं आपसे कहूँ कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है तो फिर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बताएंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वर्ड समझ आते हैं मेरे प्लीज़? अच्छा, थोड़ा सा ज़रा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री दो तरह से करने का कोई मकसद भी है या बस वैसे ही है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, ज़रा क्लैरिटी हो जाएगी। ज़रा ये ज़रा पहला लेजर निकालें जो आपने कंबाइन अभी मेरे साथ WDV वाला बनाया। असल में बेटा अगर लॉजिकली देखा जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से एसेट कम हो रहा है, ये बात सबको पता है। अगर ये वाली एंट्री की जाए ना, डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट, तो बिल्कुल लॉजिकली ये बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है, तो इस एंट्री में कोई इशू नहीं है।
लेकिन फिर प्रेफरेबल एंट्री दूसरी क्यों है ये बस बताने लगा हूँ। जब लेजर्स बन जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, आपको पता है प्लीज। अब ये जो लेजर आपके सामने, इसमें फर्स्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस है 720,000, मशीनरी का बैलेंस है 720,000। एक सेकंड अपने जेन में ट्रायल बैलेंस लाएं जरा प्लीज, आ जाएगा जेन में या याद करो। अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस, मशीनरी अकाउंटिंग हेड है, उसके सामने ट्रायल बैलेंस में 7,20,000 डेबिट कॉलम में होगा। सही कह रहा हूँ। सेकेंड ईयर के एंड पे अगर ट्रायल बनाया जाए तो मशीनरी के सामने आप बताएं क्या होगा, 640 होगा, 640 होगा। इन अदर वर्ड्स अगर ट्रायल बैलेंस को आप देखेंगे इस केस में तो आपको WDV पता चलेगी। फर्स्ट ईयर 720 होगा, 640 होगा एंड सो ऑन। अब अगर आप ट्रायल बैलेंस देख के ये फाइंड आउट करना चाहें कि कॉस्ट क्या है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर आपको लेजर्स में आना पड़ेगा, और जितनी पुरानी बात होगी उतना ही पिछले सालों के लेजर्स में जाना पड़ेगा। मसलन फॉर एग्जांपल जरा बोर्ड पे देखें, आपके सामने अगर सिर्फ सेकंड ईयर का लेजर हो तो ये 720 ओपनिंग क्या बता रहा है, WDV ओपनिंग, WDV कॉस्ट नहीं है। 640 क्या है, क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग WDV ट्रायल बैलेंस में आ रही होगी। और अगर आप इस साल के लेजर में आ भी जाएंगे तो इवन देन आपको नहीं पता ये एसेट टोटल कितने का था, आपको ये तो पता चल जाएगा साल के शुरू में कितने का रह गया था, लेकिन ये था कितने का डेफिनेटली पिछले साल में जाएंगे। लेकिन अगर 5-6 साल गुजर गए तो फिर और पिछले सालों में जाके फिर पता चलाना पड़ेगा कि एसेट था कितना, कितना टोटल डेप्रिशिएट हो गया है और अब रह कितना गया है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या बता रहा होगा कि रह कितना गया, मीन्स WDV कितनी है। ये मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, 720 या 640 रह गया है तो ये तो पता चलेगा ट्रायल में, लेकिन कंप्लीट पिक्चर नहीं पता चलेगी कि एसेट की टोटल कॉस्ट क्या थी, कितना डेप्रिशिएट हो गया। उसके लिए फिर हमें लेजर्स में जाके फिगर्स ढूंढनी पड़ेंगी। गलत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन जरा लिमिटेड होगी ट्रायल बैलेंस में। इसीलिए फिर क्या किया हमने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर जस्ट इसलिए अलग कर लिया ताकि जस्ट अगर ट्रायल बैलेंस ही देखा जाए और लेजर्स में ना भी जाया जाए तो आपको कंप्लीट पिक्चर कैसे नजर आएगी। आप जरा देखें, अगर सेपरेट लेजर्स हो, पहले साल का अगर ट्रायल बैलेंस बने फर्स्ट ईयर के एंड पे तो अब मशीनरी के सामने आप बताएं क्या लिखा नजर आएगा, फिगर 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 8 लाख लिखा नजर आएगा। और डेफिनेटली फिर एक अलहदा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के नाम से भी हेड होगा जिसमें आपको 80,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे नजर आएगा। अब आपको किसी लेजर में जाने की जरूरत नहीं है, 8 लाख कॉस्ट अलहदा पता चल रही है, 80,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी पता चल रही है, और WDV तो आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं एज द डिफरेंस बिटवीन 8 लाख एंड 80,000। तो जस्ट इस सेपरेट लेजर बनाने का मकसद ये है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से पता चल जाए। सेकेंड ईयर के एंड पे जरा है, कॉस्ट अभी भी 8 लाख नजर आ रही होगी, लेकिन अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 160 हो गई है। एसेट था कितने का, 8 लाख का, कितना कम हो गया है 160, और कितना रह गया है 640, वो हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेट लेजर्स बनाए जाते हैं इसका सिर्फ मकसद ये है कि ट्रायल बैलेंस से ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एसेट की टोटल वैल्यू क्या थी, कितना डेप्रिशिएट हो गया और फिर कितना रह गया, ये तो हमने सॉल्व करना है। एक सेकंड के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से बनाए, ये जब मैं कभी ट्रायल कभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो हिम्मत कर लेंगे सर थोड़ी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होती है? सर 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 प्लीज सर, सेल से नहीं सर, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी जहन में लाएं। ये लेजर्स बने हुए हैं, सपोज सेकंड ईयर है, मशीनरी के सामने ऑब्वियसली आप ब्रैकेट में सॉर्ट ऑफ 8 लाख माइनस 160, फाइनली तो 640 ही आना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 640 ही आना है, चाहे आप सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। लेकिन ख्वाहिश क्या है, टोटल कॉस्ट भी पता चले और कितना डेप्रिशिएट हो गया वो भी पता चल जाए। तो देयरफॉर प्रेफरेबली स्पीकिंग बाय डिफॉल्ट हमेशा डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंट्री करते हैं। ये अगर काम करेंगे तो एसेट अकाउंट फिर कॉस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पता चल जाए तो एसेट अकाउंट WDV पे भी बन सकता है। उस केस में फिर डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री होगी, और अगर ये एंट्री की जाए
तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नहीं रहेगा, वो WDV पे आ जाएगा। कुछ क्लियर है प्लीज? थोड़ा सा अगर और कुछ पुरानी चीजें अगर रिवाइज कर लें यहाँ रुक के जरा। सेल, क्रेडिट सेल की जरा एंट्री बताएंगे जरा। सेल जो सुने वो डेबिट, ऐसे तो नहीं होता था यार। रिसीवेबल डेटर वगैरह डेबिट, डेटर या रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, कंसिडरेट प्लीज। रिसीवेबल या डेटर्स डेबिट, सेल क्रेडिट इनकम है यार सेल, प्लीज ऐसे ही। सेल रिटर्न्स की तरह एंट्री बताएं। मेरी से सही बता रहे हैं शायद आप लोग, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जब भी कभी रिटर्न्स की बात हो ना, तो पहले आप ओरिजिनल एंट्रीज इन में लाएं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, इसे उलट कर दें, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन सेल के साथ फिर रिटर्न वर्ड भी लगाते होंगे आप, तो एंट्री बनी सेल रिटर्न्स डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। अब क्या सेल रिटर्न्स डेबिट होने से सेल्स कम होंगी? सेल रिटर्न्स डेबिट होने से क्या सेल कम हो रही है? क्या सेल क्रेडिट होने से सेल बढ़ रही है? क्या इनकम क्रेडिट होके बढ़ती है सर? फॉर एग्जांपल 1 लाख की इनकम हुई है, 1 लाख की सेल आपने क्रेडिट की, 10,000 की गुड्स रिटर्न हो गई, तो नेट सेल 90,000 रहेगी। तो सेल रिटर्न्स के बढ़ने से सेल कम हो गई है, सेल कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो सेकंड एंट्री हम करें ना, सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स क्रेडिट, क्या सेल रिटर्न्स कम होने से सेल कम नहीं हो रही? सॉरी, सेल रिटर्न बढ़ने से सेल कम नहीं हो रही? क्या बोला, रिपीट करें मैं? सेल रिटर्न्स जितनी बढ़ती जाएंगी, सेल रिटर्न्स बढ़ती जा रही हैं, तो सेल हमारी कम हो जाएगी। लेकिन हम हमेशा सेल का लेजर और सेल रिटर्न का लेजर अलग क्यों बनाते हैं? ताकि पता चले टोटल ₹1,00,000 सपोज सेल हुई थी, 20,000 रिटर्न हुई है, ऑब्वियसली नेट करके 80,000 की सेल रह गई है। कंसंट्रेट दोबारा, क्रेडिट सेल की एंट्री बोलना एक दफा दोबारा, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अब सेल रिटर्न की एंट्री मुझसे सुने, मुझसे सुन। सेल रिटर्न की बेटा एंट्री में अगर ये कहूँ ना सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो ये गलत नहीं है। सेल रिटर्न की वजह से सेल डेबिट का मतलब सेल कम हो रही है, सेल क्रेडिट होके बढ़ेगी, डेबिट होके कम होगी, तो सेल डेबिट डेटर क्रेडिट एंट्री कहना गलत नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या, अगर हम सिर्फ सेल क्रेडिट और सेल डेबिट करेंगे तो ये लेजर एक बन जाएगा, सेल ही के लेजर में डेबिट अमाउंट भी आ जाएगी, सेल क्रेडिट सेल डेबिट, तो नेट इफेक्ट तो ठीक आ जाएगा। लेकिन टोटल सेल क्या थी, रिटर्न्स कितनी हुई, ये अगर हम इंफॉर्मेशन अलग लेना चाहते हैं, जो हमेशा हम लेना चाहते हैं शायद, तो हम सेल के साथ रिटर्न वर्ड लगा लेते हैं। अगर सेल रिटर्न हो रही हो, अब सेल का लेजर अलग हो जाएगा, समझ आ रहा है किसी को? रिटर्न्स का लेजर अलग हो जाएगा, होना इन्होंने आपस में नेट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलाएं, सबसे स्टार्ट में सेल लिखते हैं हम, अगर सेल भी और सेल रिटर्न भी हो तो आप सेल लेस सेल रिटर्न करके नेट सेल लिख रहे होंगे। लेकिन अलग हेड्स बनाने का मकसद कि टोटल सेल और सेल रिटर्न्स अलग पता चल जाए। सिमिलरली ये काम आपने और जगह पे भी सुने होंगे, क्या परचेज और परचेज रिटर्न्स का लेजर अलग होता है, लेकिन क्या उन्होंने होना आपस में नेट ही होता है। परचेज रिटर्न्स का मतलब परचेजेस कम हो रही हैं, उन्होंने परचेज से लेस ही होना है। इसी तरह कैपिटल और ड्राइंग्स, सर कैपिटल और में से ड्राइंग्स ने लेस होना है, लेकिन हम कैपिटल अलग लिखते हैं, ड्राइंग्स अलग, ताकि पता चले ओनर ने पैसे इन्वेस्ट कितने किए थे और बिजनेस से कितने लिए हैं। सिमिलरली डरते डरते एक और बात करने लगा हूँ, आपने शायद अलाउंस और बैड डेट्स वर्ड भी सुना हो। डेटर का लेजर अलग होता है, अलाउंस का लेजर अलग, होना इन्होंने आपस में लेस ही है। तो जिस तरह सेल और सेल रिटर्न्स, परचेज और कैपिटल और डेटर, और उसी तरह एसेट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर भी अलग बनाया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेजर्स में जाने की बजाय ट्रायल बैलेंस से ही आइडेंटिफाई हो जाए। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूंगा, 5 हो गए, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। सेल रिटर्न्स ने किससे लेस होना है? ड्राइंग्स ने, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने, एसेट से, परचेज रिटर्न्स ने,
और क्या रह गया था, अलाउंस नहीं, डेटर से लेस होना। तो होना तो इन्हें लेस ही होता है आपस में, लेकिन सेपरेट इन्फॉर्मेशन इसलिए रखी जाती है ताकि टोटल इन्फॉर्मेशन भी आए और ये एसेट्स हमारे या इनकम्स और एक्सपेंसेस कितने से कम हो गए हैं इसका भी अलहदा रिकॉर्ड हो जाए। बहरहाल आई होप के जी। अगर फाइनेंशियल बैलेंस शीट में अगर जब हम दोनों को साथ सॉल्व कर रहे हैं, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड को, तो फाइनेंशियल में खाली कॉस्ट मतलब एसेट की कॉस्ट के आगे डब्ल्यूडी डालेंगे या खाली ये कॉस्ट? बेटा मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक सेकंड सेवन में लाइन दे दो, मैं ज़रा एब्रीवेशन में लिख रहा हूँ SFP। इसमें आप नॉन करंट एसेट्स लिख रहे होंगे, नॉन करंट एसेट्स। हमारी इस एग्जाम्पल के बेस पे जो अभी आप लिख रहे हैं एक मशीनरी है। अब मशीनरी के सामने आनी तो WDV है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन हो गया, लेट्स अज्यूम ये एज ऑन बन रही है, ये ठीक है वर्ड्स मेरे एज ऑन। सपोज 30 जून 20, बल्कि कौन सी डेट थी, 25 ही है, 26 सॉरी, मैं सेकेंड ईयर के एंड पे बात कर लेता हूँ, 2026 के एंड पे। तो बेटा ये 8 लाख की मशीनरी अब है नहीं, ये 8 लाख की मशीनरी थी, 160,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो आना तो इसने उतने पे ही है जितने पे ये रह गई है। लेकिन अगर सेपरेट फिगर्स होंगी तो बस जस्ट हम इसमें वर्किंग कर लेंगे, 8 लाख माइनस 1,60,000 और इज इक्वल टू 640,000, इस तरह से शायद प्रेजेंट कर रहे होंगे। साथ में तो खाली 640 लिखेंगे आगे मशीन। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है, उसी की बात कर रहे हैं आप, तो ये ब्रेकअप फिर हमें शायद ट्रायल से नहीं मिलेगा, हम सिंपली क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल से देके 640 लिखते हैं। आना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में WDV नहीं है, किन सिचुएशंस में बनी बनाई WDV ट्रायल से मिलेगी? हिम्मत 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 हिम्मत, किस सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस में WDV बनी बनाई मिलेगी? अगर हमने डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर चार्ज की हुई है तो 640 बना बनाया मिलेगा, लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा होगा तो ट्रायल में 8 लाख अलहदा मिलेगा। आगे बोले आगे बोले आगे बोले, 160 अलहदा मिलेगा, और हमें पता है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके WDV हमने बना लेनी है। आना एसेट ने WDV पे ही है, अगर एसेट अकाउंट ही WDV पे है तो एज इट उठा के आपको फिगर मिल जाएगी, लेकिन अगर कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है तो हम वर्किंग कर लेंगे। यही था क्वेश्चन जी। किसी के जहन में कोई और कन्फ्यूजन हो सके? चलें फिर आगे, चलें जी नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें। अगर तो हाफ से ज़्यादा, हाफ पेज है कम से कम, फिर तो उसी पेज से कर लें, अगर थोड़ा सा रह गया तो नेक्स्ट पेज। हाफ या हाफ पेज से ज़्यादा अगर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें 5-6 लाइनें रह गई हैं तो नेक्स्ट पेज बेहतर रहेगा। हाँ, एक थोड़ी सी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ an item of property, plant and equipment। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ दे रहे हैं जी। व्हाट इज WDV यार? WDV मीन्स WDV यार, MS सुभानी साहब। जी बेटा जहाँ मैंने वर्ड लिखा है डिस्पोजल, फिलहाल उसको उसके साथ ब्रैकेट में छोटा सा लिखना। डिस्पोजल का फिलहाल मतलब सेल, बाकी इसमें और इसमें इस वर्ड में क्या क्या आ सकता है फिर बाद में बात करता हूँ। डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिलहाल इसका मतलब सेल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मैं बात करने लगा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एब्रीविएशन बना दी है मैंने, परेशान तो नहीं हो जाएंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका ज़रा मीनिंग मुझसे दोबारा सुना। ये वो आइटम्स होती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो आइटम्स शामिल होती हैं जिन्हें हमने बिजनेस में यूज़ के लिए रखा होता है, हेल्ड फॉर यूज़ होती हैं ये चीज़ें, और दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। इनको ख़रीदने का मकसद ये नहीं होता कि हमने बेच देना, अगर ख़रीदा ही इस पर्पज़ के लिए कि हमने सेल कर देना है फिर तो इन्वेंट्री की बात हो रही है।
IS2 की बात हो रही है जो इस वक्त हमारी डिस्कशन में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी ख़रीदी थी, उसे यूज़ करना था, कुछ अर्सा आपने उसे यूज़ किया, 2-3-4 साल यूज़ किया, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपका महसूस हुआ कि अब इस मशीनरी की जगह कोई नई मशीनरी ले लेनी चाहिए। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो मशीनरी जो आपने ली यूज़ के लिए थी, सब्सिक्वेंटली उसे सेल कर दिया जाए। क्या लिया ही बेचने के लिए था, ये बात नहीं हो रही। कुछ अर्सा आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल ख़रीदी, उसे कुछ अर्सा यूज़ किया, देन आपका प्लान बना कि कोई नई व्हीकल ले लेते हैं और जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसे सेल कर देते हैं। तो अगर किसी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट है, कोई एसी है, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, यूज़ के लिए थी और उसे आप सब्सिक्वेंटली सेल कर रहे हैं, तो उस वक्त अकाउंटिंग कैसे होगी, सेल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम इस वक्त डिस्कस करने लगे हैं। क्या मैं इन्वेंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या ये चीज़ें बेचने के लिए होती हैं? होती यूज़ के लिए हैं, लेकिन अगर आपको इनकी अब ज़रूरत नहीं रही तो अब हो सकता है कि अपनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जो पुरानी होगी उसको सेल कर दें। और अगर सेल करेंगे तो फिर क्या अकाउंटिंग होगी, ये हम इस हेडिंग में इंशाल्लाह अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे। मेरी हेडिंग का मतलब अब समझ आ गया? प्लीज़ आइए इस डिस्कशन के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल पहले लिख लें। ये मैं साथ साथ मेरा नोट कर लें, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग भी लिखते हो। सपोज एन इक्विपमेंट, costing rupees 7,50,000, having accumulated depreciation of rupees 4 lakh is sold for rupees 4,50,000 in cash. An equipment costing 7,50,000 having accumulated depreciation of rupees 4 lakh is sold for rupees 4,50,000 in cash. जो लोग लिखते जाएं ज़रा एक दफ़ा इंडिविजुअली भी पढ़ लें, ज़रा ट्रांसलेट करें ज़रा, फिर मैं भी डिस्कशन करता हूँ। कितने का ख़रीदा था? क्या कुछ अर्सा यूज़ किए? किस फिगर से पता चला? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 4 लाख, कुछ अर्सा यूज़ किया है, फिर अब बेच दिया है कितने का? जी सब लोग नोट कर चुके हैं? जी सर, इक्विपमेंट अपने ही समझा, गेन हुआ है लॉस हुआ? सर साथ वाले से कंसल्ट करना है सर, अपना ही समझे सर, अपना मीन्स अपना अपना। कितने का लिया था और 4,50,000 का बेचा है, तो कैलकुलेट करें, 7,50,000 माइनस 4,50,000, 3 लाख। कैसा लग रहा है अपना समझ के? कितने का खरीदा था, कितने का बेचा है? कम पे बेचा है, ज़्यादा पे बेचा है? तो लॉस हो गया ना यार। क्या मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर? वो तो खरीदा था, क्या कुछ अर्सा यूज भी किया सर? तो रह कितना गया था? कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें। 7,50,000 का खरीदा था, 4 लाख का यूज भी तो किया यार, तो ये रह कितने का गया था? इट मीन 3,50,000 WDV वाला इक्विपमेंट हमने 4,50,000 पे बेचा है। तो क्या मैं कोई गलत कंपैरिजन कर रहा था कॉस्ट का कैश के साथ? वो तो पुराने जमाने की बात है कॉस्ट।
तो किसका किससे कंपैरिजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल? ये देखना चाहिए ना कि अब एसेट कितने का रह गया है और अब उसे कितने का बेचा है। तो WDV मीन्स एसेट रह गया था 3,50,000 का जब सेल हुआ है, और 350,000 वाला एसेट अगर 4,50,000 में सेल हुआ है तो 100,000 गेन ऑन डिस्पोजल बन रहा है। अगर WDV से ज़्यादा पे बेचा है तो गेन होगा, और अगर WDV से कम पे बिकेगा तो लॉस भी हो सकता है। तो क्या अगर डिस्पोजल हो जाए तो कॉस्ट को कैश से कंपेयर करें या WDV को कैश से कंपेयर करें? और अगर कैश इज मोर देन द WDV देन इट इज गेन ऑन डिस्पोजल, और अदरवाइज ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है। ओके प्लीज। तो सबसे पहले चीज हमें यहां से क्या पता चली, मुझसे सुने, कि अगर कभी भी आपने गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना हो तो आप किसको किससे कंपेयर करेंगे? WDV और कैश को। एक सेकंड रुक जाए जरा, जहां भी हैं मुझे पहले वर्ड्स बोल लेने दें। ये बेटा कैश जो मैंने लिखा है इसे बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब बेच के जो पैसे आए हैं, सिंपली कैश की बात ही हो रही है, लेकिन समटाइम ये वर्ड सुनेंगे इसलिए मैंने लिख दिया। सेल प्रोसीड्स अगर कभी वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उस कैश की बात कर रहे हैं जो कैश, अच्छा बेचने से कैश रिसीव होगा? अगर बेचेंगे तो क्या कैश बढ़ेगा सर, और इक्विपमेंट कम हो जाएगा। तो कैश जो मिलेगा दैट इज सेल प्रोसीड्स, जो बेच के पैसे मिले हैं, और इसका कंपैरिजन किया करेंगे WDV से। और अगर सेल प्रोसीड्स ज़्यादा हैं, और WDV कम है तो क्या हुआ करेगा? अकॉर्डिंग टू जरा एग्जाम्पल फिगर्स लिखवाएं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स? 4,50,000। व्हाट इज WDV सर? 3,50,000। समझ आ गया सबको? डिफरेंस क्या बनता है? वाई गेन, नहीं वाई गेन मतलब गेन तो है, क्यों गेन इसे कह रहे हैं? क्या एसेट अपनी वैल्यू से जो हमारे पास बन रही थी उससे ज़्यादा पे बिका है? क्या अच्छा लग रहा है ऐसा? तो आपका बिजनेस है, अगर अच्छा लगेगा तो गेन है, और अगर खुदा ना खासा बुरा भी लग सकता है। वैसे एक सेकंड बोर्ड पे देखें, सपोज 4,50,000 की जगह अगर ये 2 लाख का बिका हो, अच्छा ये किस प्राइस पे बिकेगा? कंसंट्रेट जरा एक मिनट। हाँ जी, मार्केट प्राइस, जो इस वक्त इसकी मार्केट प्राइस होगी उस पे एसेट सेल होगा। अगर वो मार्केट प्राइस WDV से ज़्यादा है तो गेन हो रहा होगा, और अगर मार्केट प्राइस WDV से कम है, हमें कम कैश मिल रहा है, तो लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख का बेचा होता तो 1,50,000 लॉस भी हो जाना था। तो क्या डिस्पोजल पे हमेशा गेन ही होता है? कैसे पता चलेगा गेन हुआ है या लॉस हुआ है? हम किसका कंपैरिजन किससे कर लिया करेंगे? और अगर सेल प्रोसीड ज़्यादा होंगी तो गेन कैलकुलेट हो जाएगा। एक वर्किंग ज़रा लिख लें, ज़रा ये अपने पास नीचे ज़रा जहाँ लिख रहे थे एग्जाम्पल उसी के नीचे नोट करते हैं। एनी कन्फ्यूजन प्लीज? कॉस्ट से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे यार ये 7.5 लाख को, 4.5 लाख? वो तो पुरानी बात है। कॉस्ट तो तब थी जब हमने खरीदा होगा, हमने इस्तेमाल कर लिया है, और जो इस्तेमाल किया है एसेट वो फिर सेल हो रहा है। तो हमें कंपैरिजन करना चाहिए जिस दिन सेल हो रही है उस दिन की WDV को उस दिन के कैश से कंपेयर करना चाहिए। जी कॉन्सेप्चुअली एनी इशू सर? जी नोट हो गया जी। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन? जी चलो फिर आगे चले बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। और डेफिनेटली इस वक्त हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स की बात कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट का मतलब ये है कि अगर हमने कोई
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम बेची है, तो हमने मैथमेटिकली तो सॉल्व कर ली है कि गेन हो या लॉस हो तो वह कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन हम अकाउंटेंट्स फिर हर ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि अगर कोई एसेट डिस्पोज हुआ है तो कौन सा हेड डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट होना है और कितने कितने से उसे डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स अब हम अकाउंटिंग एंट्री की बात शायद करने लगे, तो शायद मेरे को बहुत मुश्किल बात नहीं करने लगा। अगर आपने कंसंट्रेट किया तो इंशाल्लाह बड़े आराम से आपको समझ आ सकती है। बस हेडिंग लिख लेते हैं, ऊपर वापस एग्जाम्पल जो लिखी थी उस पर चलते हैं ज़रा। एज एन अकाउंटेंट ज़रा ट्राई करते हैं। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। कैश वाला एसेट आ रहा है। सर 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 क्या कैश एसेट है सर? कैश आ रहा है, इक्विपमेंट जा रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सही कह रहा हूँ? फिगर्स की तरफ आते हैं। बताएं कैश कितने से इस केस में डेबिट हो जाएगा? 4,50,000 से। इक्विपमेंट बताएं कितने से क्रेडिट हो जाएगा? अब यहां प्रॉब्लम आएगा, फुल कंसंट्रेट जरा। कैश 4,50,000 से सबको पता है डेबिट हो जाएगा। इक्विपमेंट बेटा अब कितने पे क्रेडिट होगा, ये मेरी बात सुने आप जरा। अब ये बेटा डिपेंड करेगा कि इस इक्विपमेंट को हमने अपनी बुक्स में WDV पे रखा हुआ था या इस इक्विपमेंट को हमने अपनी बुक्स में कॉस्ट पे रखा हुआ था। ये बात मेरी किसी को समझ आई मैंने क्या बोला? हमने इक्विपमेंट का एक ही लेजर बना के डेप्रिसिएशन को उसी के लेजर में चार्ज किया था या इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर हमने अलहदा बनाया था। ये अब डिपेंड करेगा इस बात पे कि हमने इक्विपमेंट को क्रेडिट कितने पे करना है। अगर फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट हमारी बुक्स में WDV पे लेजर बना हो, क्या बोला सर मैंने, क्या बोला? इक्विपमेंट का लेजर WDV पे अगर आ रहा होगा तो फिर इक्विपमेंट 350 से क्रेडिट होगा। समझ आ रहा है सर? लेकिन अगर इक्विपमेंट अकाउंट और है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और है, तो इक्विपमेंट फिर अपनी बुक्स में इक्विपमेंट अपने लेजर में 750 कॉस्ट पे आ रहा होगा। तो ये जो हमारी अब डबल एंट्री होने लगी है, ये डबल एंट्री डिपेंड करेगी कि एसेट अकाउंट जिसे बेचा गया वो कॉस्ट पे था या वो WDV पे था। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है, इंशाल्लाह सब कुछ वही होगा जो आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता हैं। लेकिन अब ये दो डिफरेंट सिनेरियोज बन जाएंगे, तो हम ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखने के लिए सेंटर में जहाँ पे आप हेडिंग लिखिए एक लाइन लगा लें और उसी तरह एक लेफ्ट राइट साइड पे हम डिस्कशन करेंगे कि अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है और या एक ही है तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो इफ या चलें इस तरह, सॉरी अभी इसे सेंटर वाली लाइन रहने दें, ये पहले मैं अदरवाइज डिस्कस कर लेता हूँ, एंड में फिर समरी बना लेंगे। आप जरा इस ये जो हेडिंग की वजह से इसके नीचे एक सेंटेंस लिखना, सेंटर में लाइन रहना, ये लिखना जरा। इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ if no separate ledger of accumulated depreciation और मेन हेडिंग में ये बल्कि इस तरह के इसको नंबर 1 भी देना था, एक फर्स्ट पॉइंट, फिर एक दूसरी डिस्कशन करेंगे। आप बताएंगे क्या करेंगे फिर इसके बाद डिस्कशन? इफ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फुल इन्वॉल्व रहेगा, यकीनन चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट किया तो इंशाल्लाह कोई इशू भी नहीं है। जी मेरी इस हेडिंग का मीनिंग क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बुक्स में इक्विपमेंट WDV पे आ रहा होगा। सब साथ हैं सर? अब इस केस में बेटा क्या एंट्री करनी चाहिए फिर मुझे यार? अपना डाटा देखें, अब जरा मेरा डाटा ऊपर चला गया। कैश डेबिट कितने से? 4,50,000 से। इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? वो हमारी बुक्स में आई 350 पे रहा होगा, तो 350 से। लेकिन ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, मुझे बताने दें जरा बात आप पूरी, सिर्फ आप देखिएगा पहले जरा। कैश बेटा डेबिट जितना आ रहा है मीन्स 4,50,000। इस केस में इक्विपमेंट फिर हमारी बुक्स में ऑलरेडी WDV पे ही होगा, तो इक्विपमेंट क्रेडिट या कैश अकाउंट, चले पूरे वर्ड छोड़ देते, इक्विपमेंट क्रेडिट फिगर बोला
3,50,000। एनी कन्फ्यूजन? मत लिखें प्लीज़, छोड़ दें एक मिनट। एनी कन्फ्यूजन द फिगर? इसका मतलब अगर WDV पे लेजर बन रहा होगा, एसेट अकाउंट WDV पे होगा, तो हम एक में एसेट को WDV पे क्रेडिट कर रहे होंगे। दैन बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री अब बैलेंस नहीं है। रिलैक्स होकर देखना है कि क्यों बैलेंस नहीं है। नंबर 1, क्या कैश ज़्यादा आ रहा है? तो मैंने अगर ये एंट्री बैलेंस करनी है तो आप मुझे बताएंगे मैं किन अमाउंट्स में ज़रा 1 लाख और लिखूं? क्या मेरे डेबिट्स ज़्यादा हैं या क्रेडिट्स ज़्यादा हैं? मेरे इस वक्त डेबिट्स ज़्यादा हैं, क्रेडिट्स कम है, तो 1 लाख अभी क्रेडिट्स में और आना चाहिए। तो ये 1 लाख क्रेडिट्स में जो आ रहा है, सही है वर्ड्स मेरा? ये क्या है? ये गेन ऑन डिस्पोजल है। ठहर जाएं ठहर जाएं ठहर जाएं प्लीज ठहर जाएं। बेसिक डेबिट क्रेडिट के रूल्स जरा ज़हन में लाएं। गेन्स इनकम्स क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं। तो अगर आपकी इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए, अगर आपकी इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए, तो वो गेन होगा। और गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा? अदर इनकम में चला जाएगा। अदर इनकम में चला जाएगा। क्या इस एंट्री में हमेशा ही गेन होगा? फुल कंसंट्रेट। 1 मिनट में एक सिनेरियो और बता दूं ताकि आप टेंशन ना लें। लेट्स अज्यूम 2 लाख का अगर बेचा है, कैश 2 लाख है, WDV 3,50,000 है। अब बताएं मेरी कौन सी अमाउंट्स में कमी है? मेरे अब डेबिट्स कम है। कितने से कम है? डिफरेंस लें। अब 1.5 लाख कहाँ आएगा? डेबिट्स में। अगर ये 1.5 लाख डेबिट्स में आ रहा है, वैसे गेन बनता है लॉस बनता है? तो अब अगर डेबिट्स में डिफरेंस आ जाएगा तो लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई अदर एक्सपेंसेस में समवेयर चला जाएगा जहां ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हम लिख रहे होते हैं। तो इस एंट्री को करने का तरीका फाइनली क्या है? आपने कैश ढूंढना है, उतने से डेबिट कर लेना है। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो एसेट की WDV ढूंढ लेनी है और देन रिलैक्स होकर इस एंट्री को बैलेंस करना है। अगर डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ गया तो गेन होगा, और वाइस वर्सा बोलें, अगर डेबिट अमाउंट्स में आ गया तो फिर लॉस होगा। तो बैलेंसिंग फिगर कैन आइदर बी गेन और लॉस डिपेंडिंग अपॉन के कैश ज़्यादा है या कैश कम है WDV से। सबको क्लियर है प्लीज़? एक आखिरी चीज़ सर ज़रा मुझे बता दें, इस केस में मैं एक सेकंड बता दूं। ये मेरी एंट्री में, अब ये तो सबको पता है ना कि डेबिट अमाउंट्स क्रेडिट अमाउंट्स बराबर होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हेड्स दो ही हों। कंपाउंड एंट्री, होपफुली वर्ड सुना होगा आपने। एक कंपाउंड एंट्री है, उस कंपाउंड एंट्री में बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस आ सकता है। एनी कन्फ्यूजन? मेरी सजेशन ये है कि अगर कन्फ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लें, वरना लिखना होपफुली कोई इशू नहीं है। एनी क्वेश्चन प्लीज? चलें पे लिख, और साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी वर्ड लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम प्लीज? जी नोट हो गया जी प्लीज। चलो फिर आगे। देन बेटा यहाँ तक हमें जो अभी हमने डिस्कशन की है, एक तो नंबर 1 हमने एक छोटा सा फॉर्मूला फाइनल किया कि गेन लॉस कैसे आता है, सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। देन उसके बाद फिर मैं कुछ एंट्रीज की तरफ जा रहा हूँ। तो एंट्री में भी गेन लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है, अकाउंटिंग एंट्री करके भी गेन या लॉस कैलकुलेट हो सकता है। ये बात ठीक है मेरी प्लीज़? मैथमेटिकली भी हो सकता है, सेल प्रोसीड्स माइनस WDV, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एंट्री करके भी गेन या लॉस बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। क्लियर है वर्ड्स मेरे?
लेकिन हमारा जो एग्जामिनर है वो समटाइम्स आपको टेस्ट करने के लिए, ये भी कह सकता है कि डिस्पोजल की एंट्री बताएं, जो आपके सामने आ गई है। लेकिन समटाइम वो आपको टेस्ट करने के लिए ये भी कह देता है कि एक डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाएं और उस लेजर में यही गेन लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं। देखिए, गेन है या लॉस है ये हम कैलकुलेट कर चुके थे मैथमेटिकली भी, लाख गेन है, लेकिन फिर हम उसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज की तरफ लेके आए। तो अब एग्जामिनर समटाइम्स अकाउंटिंग एंट्री ऑफ गेन लॉस मांग सकता है, फिर हमारे जहन में ये आना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो यही गेन या लॉस आपसे एक लेजर में कैलकुलेट करवाता है और आपसे फिर ये रिक्वायर कर रहा होता है कि आप एक डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एक टी फॉर्म में लेजर बना के गेन या लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं। तो हमें, क्योंकि एग्जामिनर किसी तरह भी टेस्ट कर सकता है, इसलिए फिर हमें हर एंगल से प्रिपेयर होना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि एंट्री करके गेन लॉस नहीं आ सकता? आ सकता भी छोड़ें, आ गया है, आ चुका है। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे कहे कि डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एक लेजर बना के गेन लॉस निकालना है, तो वो भी हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, ये भी हो सकता है। एंट्री फॉर्म में भी गेन लॉस आ सकता है और लेजर बना के भी, इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि गेन लॉस आ सकता है। मैंने जो कहा है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। समटाइम्स अच्छा, हमें एक सेकंड, सॉरी, कोई कन्फ्यूजन ना हो रह जाए, मैं एक छोटी सी बात और कर दूं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है? तो उसकी टेंशन ना लें, वो हमें रिक्वायरमेंट देगा, तो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेंगे। अगर वो एंट्रीज कहेगा हम एंट्रीज कर देंगे, और अगर वो लेजर्स बनाने को कहेगा तो इंशाल्लाह लेजर्स बना देंगे। तो समटाइम्स, अब लिख लेना, एग्जामिनर requires to calculate gain or loss in a ledger called as disposal account. Sometimes examiner requires to calculate the gain loss in a ledger, and that ledger is called as disposal account. कुछ सोच सकते हैं आप, ये डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? वंस अगेन गेन लॉस के लिए। क्या एंट्री करके गेन लॉस नहीं आता? आ सकता है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है। तो हम ऐसे कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि हमसे डिस्पोजल अकाउंट मांगा जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेजर? टू कैलकुलेट गेन लॉस, टू कैलकुलेट द गेन लॉस। अगर बेटा ये लेजर बनाना है तो फिर ये लेजर बनाने के लिए क्या करना है? जस्ट कंसंट्रेट करना। क्या आपको ये पता है कि अगर हमने गेन लॉस निकालना है तो हमें सेल प्रोसीड्स मींस कैश और WDV को कंपेयर करना है? सर, अगर हमने गेन या लॉस तक पहुंचना है तो हमें जस्ट किसको किससे कंपेयर करना है? सेल प्रोसीड्स मतलब कैश को एसेट की WDV से कंपेयर करना। और अगर सेल प्रोसीड्स ज़्यादा होंगी गेन बन जाएगा, और वाइस वर्सा लॉस भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, ये बात मैंने इसलिए दोबारा रिपीट किया आपके सामने कि अगर हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो ये एक लेजर है। अभी आप यहाँ से आगे कुछ ना लिखिएगा प्लीज़। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक मशीनरी का लेजर है, कैश का लेजर है, बैंक का लेजर है, वगैरह वगैरह है। उसी तरह ये डिस्पोजल अकाउंट है, मींस एक लेजर है, एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब अगर इस लेजर में मैं सेल प्रोसीड्स और WDV को ट्रांसफर कर लूं, क्या बोला मैंने? तो गेन होगा तो गेन आ जाएगा, लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा। दो ही चीजें। तो अगर दो चीजें कैश और एसेट, सेल प्रोसीड्स और एसेट, इस लेजर में एंट्री से ट्रांसफर हो जाए तो ये लेजर इंशाल्लाह हमें अभी आपके सामने गेन या लॉस की कैलकुलेशन कर देगा।
तो कैसे ये सब हो जाएगा? कंसंट्रेशन फुल। ज़रा आपने जो ऊपर एक एंट्री लिखी है अभी डिस्पोजल वाली, वो ज़रा मुझे बोल के दोबारा सुनानी कि क्या है। क्या ये सबको कंफर्म है कि कैश डेबिट होना है? और क्या ये भी सबको कंफर्म है कि इक्विपमेंट ने क्रेडिट होना है? और इस वक्त क्योंकि हम एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे समझ रहे हैं, तो डब्ल्यूडीवी पे क्रेडिट होना है। सर क्या ये कंफर्म है सर कि ये होना है? तो बेटा होना तो ये है, लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो ये एंट्री कंपाउंड करने की बजाय दो हिस्सों में अलग हो जाएगी। अगर इस एंट्री को कंपाउंड लिख दिया जाए और बैलेंस कर लिया जाए तो एंट्री फॉर्म में गेन और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ओके है प्लीज? लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो कैश की एंट्री अलहदा डिस्पोजल अकाउंट में कर लेंगे, और आगे हिम्मत करेंगे तो हिम्मत हिम्मत हिम्मत, और इक्विपमेंट की एंट्री अलहदा डिस्पोजल अकाउंट में कर लेंगे। क्या हम जो मर्जी करें, कैश डेबिट होना है सर क्योंकि आ रहा है। सर 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 हम जो मर्जी करें तरीका, लेजर बनाएं, एंट्री करें, क्या कैश ने बेटा बढ़ना है और डेबिट ही होना है? और इक्विपमेंट का बताएं, काम ही होना है, क्रेडिट ही होना है। अगर इन्हें इकट्ठा कंपेयर कर देंगे तो फिर एंट्री फॉर्म में गेन लॉस आ गया था, लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो इसको अलहदा अलहदा, कैश को अलहदा ट्रांसफर कर दें डिस्पोजल अकाउंट में और इक्विपमेंट को अलहदा ट्रांसफर कर दें डिस्पोजल अकाउंट में। और इंशाल्लाह जब ये आप ट्रांसफर एंट्रीज कर लेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस होके गेन होगा तो वो आ जाएगा, वरना लॉस भी आ जाया करेगा। कह मैं क्या रहा हूं, अब सिर्फ कैश को अलहदा देखें जो ऊपर मैंने लिखा, क्या कैश डेबिट हो रहा है? अब अगर इसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ये पहली एंट्री इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एक सेकंड मेरी इस एंट्री का मीनिंग समझा जरा। कैश एसेट है, उसने डेबिट होना है। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करने से क्या होगा अपने जहन में, वैसे मैं भी लेजर भी बनाता हूँ, जरा डिस्पोजल अकाउंट जहन में बनाने की कोशिश करें जरा। सर नहीं बना, सर नहीं बना, सर नहीं बना। एक टी बन गई है सर, टी के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है? अगर मैं इस तरह से एंट्री करूं तो इससे क्या होगा, ये जो कैश है डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कैश इटसेल्फ अपने लेजर में डेबिट होगा और सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। मेरी इस एंट्री का मकसद ये है कि कैश डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आ जाए। लेकिन क्या बात खत्म हो जाएगी? अब क्या करना है मुझे, इक्विपमेंट का क्या करना है, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये जरा आप हेल्प करेंगे, ये एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? इक्विपमेंट इटसेल्फ क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट में अगर मैं डेबिट कर दूं तो ये वाली फिगर किस तरफ आ जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ आ जाएगी? बात क्लियर है सर मेरी? सर मेरी बात क्लियर है सर? सर मेरी बात क्लियर है सर? सॉरी 350। ये वाली जो दूसरी एंट्री है ये हमेशा किस अमाउंट से किया करेंगे अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो? डब्ल्यूडीवी पे सर। दूसरी एंट्री किस अमाउंट पे करेंगे? एट डब्ल्यूडीवी। और इस वक्त एट डब्ल्यूडीवी का मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एसेट अकाउंट्स हमारी बुक्स में डब्ल्यूडीवी पे थे। तो क्या मेरी इन दो एंट्री से ये कैश और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा? कैश कितना जाएगा प्लीज फिगर, एसेट कितना जाएगा? अगर मुझे 1 मिनट और दें, मैं जरा पिक्चर पूरी रख दूं, फिर आप कंप्लीटली लिख लीजिएगा। ये जरा मेरी पोस्टिंग कंप्लीट करवाएं जरा। डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में 4,50,000 कहाँ लिखूं? पोस्टिंग एरर अफोर्ड नहीं कर सकते हम, रेफरेंस लिखवाएं, क्या लिखूं? यकीनन कैश का लेजर अपना जरूर होगा, उसमें क्या रेफरेंस होगा, अमाउंट किधर होगी, डिस्पोजल के अकाउंट का रेफरेंस होगा, 4,50,000 डेबिट साइड पे कैश के लेजर में होगा। हम इस वक्त किससे इंटरेस्टेड हैं जी? सेकंड एंट्री देखें, डिस्पोजल डेबिट है, किधर जाऊं, डेबिट साइड पे, रेफरेंस किधर लिखूं, सॉरी रेफरेंस क्या लिखूं, सॉरी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का लेजर जहन में लाएं। क्या इक्विपमेंट का लेजर नहीं बनेगा, उसमें ये फिगर किधर आएगी और रेफरेंस डिस्पोजल होगा। जब ये दो फिगर्स हो गई हैं तो ऊपर देखें डिस्पोजल अकाउंट कैश भी आ गया है, डब्ल्यूडीवी भी आ गई है,
बस ये दो चीज़ें अगर आ गई हैं तो बाकी एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर। इस लेजर को ज़रा मुझे बैलेंस करवा दें, करवा दें, करवा दें, प्लीज़ करवा दें। पहले किधर लिखूं, किधर किधर किधर? क्या हमेशा क्रेडिट साइड पे पहले लिखा जाता है? हायर साइड पे मैंने लिखा, ऐसे ही है सर। ऑपोजिट बी टोटल कितना होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा था 350। क्या मेरा ये लेजर बैलेंस है? करवा दें। 1 लाख किधर लिखूं? क्या ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? और यार डेबिट साइड पे लिखा हुआ है यार। क्या मेरी तरह कोई डॉक्टर तो नहीं है प्लीज? क्या ये क्रेडिट बैलेंस है सर? तो अगर लेजर बैलेंस करके क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा तो दिस इज गेन और डिस्पोजल हो जाएगा, और अगर कभी डेबिट बैलेंस आ जाए तो लॉस भी हो सकता है। देन ये जो 1 लाख है ये डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ज़रा एक और ज़रा आपसे ज़रा पुरानी चीज़ कंफर्म करनी है। इस 1 लाख के साथ बताएंगे मैं क्या लिखूं? ये कंफर्म है कि गेन है? कैसे? कैश ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तब इस गेन ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो मैं थोड़ा ज़रा पिछला आपका नॉलेज ज़रा देखना चाहता हूँ कि मेरे से तो मेरा आपसे मैच करता है कि नहीं, क्या मेरा आउटडेट तो नहीं हो गया हुआ। इसके साथ क्या लिखना है, कोई सीडी बैलेंस? हाँ जी, ये मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ। हाँ जी, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो चीज़ें होती हैं शायद उनके कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन, ये है कुछ जहन में इस तरह की चीज़? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या लेजर्स में ऐसे ब्रॉड डाउन होते हैं? क्या लेजर्स में ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हो सकते हैं? लेकिन किन लेजर्स में ब्रॉड डाउन बैलेंसेस होते हैं? इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। आइडिया है इस चीज का? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी या कैपिटल अगर आप कहना चाह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बैलेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो हेड्स होते हैं, ये एज ऑन ऊपर लिखा होता है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बनते हैं, लेकिन सिर्फ किन लेजर्स के? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हेड्स हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ये फॉर द ईयर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। मेरे अलावा किसी को बात पता है? ये एक सेकंड, आपने पिछले जरा ये लेजर्स देखें जो भी बनाए, ये ब्रॉड डाउन लिखवा तो रहे थे यार आप लोग। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी ब्रॉड डाउन लिखवाई जा रहे थे, तो वो तो एक्सपेंस नहीं है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। सर 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 मुझे टेंशन हो रही है आप लोगों से, कंफर्म कर रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का मतलब एसेट की बात हो रही है या एक्सपेंस की बात हो रही है? तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हेड है, तो किन के ब्रॉड डाउन्स नहीं होते? तो ये जो डिस्पोजल अकाउंट है इसमें या तो बैलेंसिंग फिगर गेन आनी है या लॉस आना है। इन आइदर ऑफ द केस फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली बताएं इस 1 लाख के साथ क्या लिखूं? नहीं गेन तो बेटा ये है, मतलब वो तो चलो मैं लिख देता हूं। मेरा तो ख्याल है सीडी लिखूंगा। सीडी यार अभी पहले लिख तो रहे थे यार, कमाल हो गया यार। और यार C/D लिखा यार मैंने। ये मेरी तरह सारे मेरे जैसे लग रहे हैं मुझे। तो सीडी है ना यार, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, क्या हो गया? इनकम्स और एक्सपेंसेस हर साल के अलग अलग कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट ईयर अगर कोई डिस्पोजल होगी तो उसका लेजर अलग बनेगा। तो प्लीज डरते 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 कुछ इस तरह से लिख दूं सर कि ये गेन है और प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और अगर ऑपोजिट साइड पे ये फिगर आ रही होती तो लॉस है और साथ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा होता। क्या डिस्पोजल अकाउंट गेन लॉस के लिए है? यस यस, मेरा सवाल का जवाब ही है। और क्या गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की आइटम है? और हर साल के अलग अलग वर्किंग करेंगे। इस साल का गेन लॉस इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर कोई नेक्स्ट ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर फिगर प्रेजेंट होगी। एनी कन्फ्यूजन प्लीज? अब मेरी सजेशन ये है कि पहले आप भी खाली लेजर बनाएं और इस तरह पोस्टिंग ना करें, पहले नीचे एंट्रीज लिखें और फिर उन एंट्रीज को देख के इंडिविजुअल पोस्टिंग करें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
बहुत सारी बातें हो गई, होपफुली समझ आ गया। एनी कन्फ्यूजन? अच्छा, ड्यूरिंग द क्लास प्लीज़ काइंडली, मेरे ख्याल में तो 100% कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो इररेलेवेंट चीज़ों में प्लीज़ आपस में डिस्कशन, अल्लाह ना करे कि मैं आपकी दोस्ती के कोई ख़िलाफ़ हूँ, अल्लाह ताला आपकी ये दोस्तियाँ यारियाँ सब कायम रखे, लेकिन पढ़ाई के दौरान मेरा ख्याल है डिस्टर्बेंस होती है, तो चीज़ें समटाइम्स बगैर समझे फिर आगे चली जाती हैं, तो वो फिर बात उस तरह से बनती नहीं है। तो प्लीज़ ड्यूरिंग द क्लास अगर फुल इन्वॉल्व रहें तो डेफिनेटली समझ भी अच्छा आएगा और बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये बेटा जस्ट एक ट्रांसफ़र एंट्रीज हैं, कैश हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है, ये ठीक है? नहीं, एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ। कैश हमारा एसेट है, बढ़ रहा है, ये ठीक है। इक्विपमेंट हमारा एसेट है जो कम हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। एक वे ये है जो पहले आपने अभी लिखा था, कैश इक्विपमेंट इकट्ठा कंपेयर कर लें और एंट्री बैलेंस कर लें, तो उस तरह से करेंगे तो गेन आ जाएगा, लॉस होगा वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि ये फिगर्स डिस्पोजल अकाउंट में लिख के दिखाएं और फिर बताएं कि गेन है या लॉस है, मीन्स लेजर बना के दिखाएं, तो फिर हम ये कैश की एंट्री कर लेंगे, कैश डेबिट, कैश तो आ रहा है, डेबिट ही होना है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी जा रही है, उसने क्रेडिट ही होना है, उसके अगेंस्ट उसको मशीनरी अकाउंट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट। तो इन डेबिट क्रेडिट का जस्ट मकसद क्या है, ये डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और डेबिट, कि ये जो कैश है और जो मशीनरी है ये डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और देन इनका आपस में कंपैरिजन होके गेन या लॉस कैलकुलेट हो। ठीक है प्लीज? कैश आ रहा है, उसने डेबिट ही होना है, मशीनरी जा रही है, उसने क्रेडिट ही होना है। लेकिन सेकंड इफेक्ट के तौर पे कैश अगर डेबिट है तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ताकि ये कैश डिस्पोजल अकाउंट में चला जाए, और मशीनरी अगर क्रेडिट है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ताकि ये मशीनरी भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो दीज आर जस्ट ट्रांसफर एंट्रीज। ठीक है? ये एक मिनट, ये मुजम्मिल यार अगर काइंडली देख लिया करो ना, अब कैमरा फिर बंद है, पता नहीं ये हो भी क्यों रहा है, ये भी चेक करवाए ना, फाइनल करें। अगर ये आवाज़ का प्रॉब्लम है, कैमरे के इशूज आते हैं, जब मुझे बच्चों ने बताया, पता नहीं कब से बंद है। ये सारी आप कुछ कह रहे थे? नहीं बेटा, फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जो बैंक से रिलेटेड इंटरेस्ट है या बैंक चार्जेस है। अगर ये लॉस एंड डिस्पोजल तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लें। ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक मिनट ध्यान में बनाएं जी, एक मिनट ज़रा लिख लें सारा, जस्ट अ मिनट। ये अगर नोट कर लेंगे तो फिर बताइएगा ज़रा, एक सेकंड सारे नोट कर लें, मैं खुद बताता हूँ। जो लोग लिख रहे हैं ज़रा आप भी लिख लें। ये फिर बंद है यहाँ से, नहीं फिर काइंडली आप खुद देखें ना प्लीज़ प्लीज़। अगर लिख लिया है तो जस्ट एक मिनट। सबसे पहले मुझे प्लीज़ ये बता दें, एंट्रीज और उसकी पोस्टिंग और बैलेंसिंग ओके है प्लीज़? एनी कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू आइदर पोस्टिंग, रेफरेंसिंग, बैलेंसिंग? गेन, प्रॉफिट एंड लॉस, सीडी नहीं लिख रहा, ओके है सब कुछ? जी मुझसे एक साहब ने एक क्वेश्चन किया, ज़रा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर उसका आंसर भी दे देता हूँ। गेन बेटा अगर है तो गेन ऑन डिस्पोजल इज सिंपली अदर इनकम, एंड अदर इनकम मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले सेल आती है, आगे बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद मेरा ख्याल आप अदर इनकम लिखते होंगे या एंड में लिखते हैं जाके, दो तरह से प्रेजेंट करते होंगे, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम हेडिंग लिखते हो शायद, या फिर पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख के उसके बाद अदर इनकम लिख रहे होंगे। जस्ट प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे शायद हो रही हो। बल्कि चले इससे पहले कि आपकी बात मैं पूरी करूं, ये भी बता देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ करते हैं आप या सेलिंग एडमन? मेरा ख्याल इंटरचेंजेबली शायद ऑपरेटिंग कह लेते हो, लेकिन ज़्यादातर कॉमन अब वर्ड शायद सेलिंग एडमन यूज़ करते होंगे आप, या अलग लिख लेते होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमन एक्सपेंसेस, उनको इकट्ठा करके ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं। तो मतलब मैं ज़रा कंफर्म कर रहा हूँ ताकि मुझे भी जहन में आ जाए आप लोग क्या करते रहें। फिर एक फाइनेंशियल चार्जेस हेडिंग भी होती है। फाइनेंशियल चार्जेस में आता है जो बैंक्स का इंटरेस्ट है या बैंक चार्जेस है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल कोई लॉस ऑन डिस्पोजल है तो कोई अलग हेडिंग भी बनाई जा सकती है, अदर एक्सपेंसेस, एक अलग हेडिंग बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं।
वरना एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर प्लस कर दें, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग है तो उसमें लिख दें। तो अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस में नहीं, वो बैंकों से रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस हैं, बैंक कमीशन अगर है, अगर आपको आइडिया है तो। गेन अदर इनकम में होगा, वो प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे जो भी है। गेन इज अदर इनकम एंड लॉस इज अदर एक्सपेंसेस विच कैन आइदर बी इन एडमिन एक्सपेंसेस, या अगर आप हेडिंग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनाना है तो उसमें भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई और कन्फ्यूजन जी प्लीज? जी अब ये जो एंट्रीज हैं डिस्पोजल वाली, ये लिखी हुई सब कुछ हो गया हुआ, इसको थोड़ा सा हम ज़रा याद करने की भी अब कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर उसकी बेस पे हमें लेजर्स बार बार बनाने हैं। तो इसको याद करने के लिए कोई रट्टा ना लगाएं। अगर आपने नोट किया हो तो ये मैंने एंट्रीज लिखते हुए पहले कैश और इक्विपमेंट में काफ़ी जुदाई क्रिएट की है। आप भी शायद सोच रहे हैं इतनी दूर दूर क्यों लिख रहा हूँ, तो उसी के अंदर मैंने एक लाइन लगाई है। तो बेस्ट यही है कि इसे भी ज़रा लॉजिकली सोचा जाए। अगर हम सेल प्रोसीड्स की बात करेंगे तो कैश ने डेबिट ही होना, ऐसे ही है, और इक्विपमेंट अगर है एसेट है उसने क्रेडिट ही होना, और अगर लेजर डब्ल्यूडीवी पे है तो डब्ल्यूडीवी पे हो जाएगा। तो कैश की एंट्री कैसे पूरी हो जाएगी? कैश इटसेल्फ डेबिट है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होकर एंट्री पूरी हो जाएगी। दूसरी एंट्री कैसे बनाऊं? इक्विपमेंट इटसेल्फ इस एंट्री में क्रेडिट होना है, और टेबल एंट्री पूरी कैसे हो जाएगी? डिस्पोजल डेबिट। तो रादर देन के बस आंखें बंद और इस तरह करके कोई रट्टा लगाने की कोशिश करें, मैं ज़रा रैंडमली पूछता हूँ, ज़रा ट्राई करें ज़रा, क्या इक्विपमेंट क्रेडिट होना? तो डबल एंट्री क्या बन जाएगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, और कैश ने डेबिट होके डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होना। अब जो यहाँ बात हुई है वो भी थोड़ी सी मैं और समराइज ज़रा कर दूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे एग्जामिनर ये कहे कि लेजर्स बना के गेन लॉस निकालना है, क्या बोला मैंने? तो फिर ये वाली एंट्रीज डिस्पोजल की जहन में आनी चाहिए। और अगर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट में लिखा हो प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज अगर कह रहा होगा तो फिर कौन सी एंट्रीज जहन में आनी चाहिए? ये जो कंपाउंड एंट्री थी, ये जो डिस्पोजल वर्ड्स लगा के एंट्री बन रही है, ये तब सोचेंगे जब 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 लेजर्स रिक्वायर्ड होंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे, अगर लिखा होगा प्रिपेयर द लेजर्स, तो देन कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर ये जहन में लाएंगे। और अगर रिक्वायरमेंट में लिखा होगा प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, तो फिर डिस्पोजल का वर्ड लगाए बगैर कैश डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री बैलेंस कर लिया करेंगे। अब आ जाए जो रिमेनिंग 5 मिनट्स हैं, इसमें ज़रा ये जो पढ़ा हमने इसको अगर समराइज थोड़ा सा कर लिया जाए कि जो डिस्कस हुआ है कब क्या करना है, तो है सर 5 मिनट्स? चले 4 होंगे यार, लिखना शुरू कर देते हैं, क्या हो गया जी? समरी ऑफ एंट्रीज, आ जाए हिम्मत करें। ये तो पहले मेरी वजह से क्लास के स्टार्ट में भी आपका 10-15 मिनट ज़ाया हुआ है, तो उसके लिए भी मुझे कोई सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, मेरी वजह से ज़रा क्लास लेट शुरू हुई ना, आप लोग बोर हो रहे थे, तो उसकी भी कुछ सज़ा होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं भाई, लेकिन वो सज़ा बेटा कोई ऐसी होनी चाहिए ना जिससे मुझे ज़रा कोई फ़र्क पड़े। तो मेरे ख्याल है मुझे 10-15 मिनट किसी दिन एक्स्ट्रा खड़े होने की सज़ा भी मिलनी चाहिए। नहीं आपने तो बैठना ही है ना यार, क्या हो गया? नहीं नहीं लगता है आप सही पहचान के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये समरी ऑफ एंट्री से जी, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं हैं तो मेरा ख्याल है देख के लिखने की बजाय पहले लिखवा दें फिर लिखें। बताएं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या एंट्री करवाएंगे फिर मुझे? बल्कि सॉरी ऊपर हेडिंग जरा पूरी कर लें, समरी ऑफ एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। डेफिनेटली सारा फोकस होगा डिस्पोजल पे हमारा। अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं हैं तो कैश डेबिट कितने से, अब मैं फिगर्स नहीं लिख रहा, मैं समराइज लिख रहा हूँ, जो भी अमाउंट कैश की आ रही होगी उतने से कर लेंगे। इक्विपमेंट, या चलें अब इक्विपमेंट की जगह भी एसेट वर्ड लिख दूँ, एसेट क्रेडिट कितने से? 350 मीन्स डब्ल्यूडीवी से। कैश डेबिट कितने से? नहीं कॉस्ट नहीं, सेल प्रोसीड से, उसके साथ भी लिख लेना। कैश डेबिट कितने से? जितने पैसे आ रहे होंगे।
इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? फिलहाल WDV से। अभी हमने दूसरी बहस नहीं की, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अगर इक्विपमेंट अकाउंट कॉस्ट पे होता तो आज WDV वाली बहस ही हो सकी है। ये दो लिखने के बाद गेन आएगा या लॉस? दोनों ही आ सकते हैं। तो अब हेड्स में दो ही हैं, कैश और एसेट। उसके बाद क्या करूं? इस तरह से लिख लें नीचे, डिफरेंस कैन आइदर बी, सेंटेंस पूरा करवाएं, डिफरेंस कैन आइदर बी क्या या क्या, कब गेन कब लॉस ये बता दें प्लीज 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 प्लीज। सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी, डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाएगा, गेन होगा। सेल प्रोसीड्स कम होंगी, डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में आ जाएगा तो लॉस होगा। डिफरेंस कैन आइदर बी, दो मेन हेड्स हैं, उसके बाद एंट्री बैलेंस कर लिया करेंगे। और डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस से सेंटेंस पूरा समझ आ जाएगा प्लीज? एनी कंफ्यूजन? और अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, तो देन क्या करेंगे? फिर कंपाउंड एंट्री की बजाय दो एंट्रीज कैश और एसेट की अलग अलग कर लेंगे। पहली एंट्री बोलें क्या करेंगे? कैश डेबिट। बोलें बोलें सर, बोलें प्लीज, 3 दफा बोल दें प्लीज, 3 दफा। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। वंस अगेन ये पहली एंट्री सेल प्रोसीड्स पे ही होगी और दूसरी एंट्री WDV पे होगी। जब भी क्लास में कोई आपसे पार्टिसिपेशन के हवाले से बात करूं, एंट्री बताएं, तो ये मतलब नहीं इसका कि चंद लोग बोल दें और सबकी तरफ से एंट्री हो जाएगी। क्या पेपर अपना अपना प्लीज़ देना है? क्या तैयारी भी अपनी अपनी है? क्या पढ़ाई अपनी अपनी ही करनी पड़ेगी? तो प्लीज़ कैश वाली एंट्री ज़रा रिपीट कर दें, दोबारा बोल दें, सही आवाज़ नहीं प्लीज़ आई है। और एसेट वाली एंट्री ज़रा मेरी तरफ देख के बोल दें ज़रा। अब एक दफ़ा देख के भी रिपीट कर लें और लिख भी लें ज़रा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी आवाज़ नहीं आई? नहीं मतलब अगर आपको अपनी आवाज़ आई है तो इंशाल्लाह मेरे तक भी आएगी। जी आई होप कि आज जो डिस्कशन थोड़ी सी हो सकी है, ये आप सही तरह समझ के वापस जा रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन प्लीज़? चलें अभी शायद, बल्कि कल इंशाल्लाह शायद क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पढ़ा गया बेटा प्लीज़ ज़रूर रिवाइज कीजिएगा यार, कोई होमवर्क खास आज नहीं दे रहा हूँ। एक छोटी सी ज़रा रिक्वेस्ट करनी है, जो हजरात कल नहीं थे, आप बेटा आपके पास मेरा ख्याल है मुबीन ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ना? ये कल वाला जो लेक्चर है ना वो काइंडली यूट्यूब पे अवेलेबल है। खैर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है, मेथड्स ही डिस्कस मैंने किए हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रा कल वाला लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है? ले लेंगे इसका कोई वो कोई लिंक वगैरह शेयर कर दीजिए। लिंक आपको शेयर हो गया हुआ है आपके ग्रुप में, तो प्लीज़ कल वाला जो हुआ था पेज आपको मिल गया हुआ है, ज़रा लेक्चर कल वाला ले लीजिएगा। बुक्स अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मिल जाएंगी, बस 1-2 दिन रह गए मेरे पास, होगी बुक्स इंशाल्लाह वो प्रोवाइड हो जाए। तो ज़रूर कल वाला लेक्चर कंप्लीट करके आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।